आज हम लोग स्टडी करेंगे एक और तरीका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का, बल्कि उसका नाम ही बिल्कुल अलग दे रखा है और उसमें फ्लक्स चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इसके कुछ बहुत ही अच्छे हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत ही वीक इफेक्ट होता है, लेकिन होता जरूर है। और इसको हम लोग फैराडे के लॉज से भी समझ सकते हैं और हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं जिसको मैं बीच में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। बस इसका नाम मोशनल ईएमएफ है। अब देखो इसमें होता क्या है। अगर हमारे पास इस तरीके से, अगर हमारे पास एक इस टाइप का यू शेप का, इसलिए यू शेप का एक मेटल का एक पीस है, ठीक है, जो यू शेप का बना हुआ है और इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है और वो जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो बोर्ड के बाहर आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने रखी है एक रॉड। ये है एक रॉड, इस तरीके से एक रॉड है। थोड़ी सी मैंने मोटी दिखा रखी है ताकि नजर आए कि भी ये कुछ है। एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ है L। इस रॉड की लेंथ दे रखी है L, मैग्नेटिक फील्ड है B और हम इसको इधर लेकर के जा रहे हैं, धीरे धीरे इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इधर लेके जा रहे हैं, ये रॉड बहुत थिन है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ना, इनक्लोज्ड एरिया, ये एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अपने फैराडे के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, फैराडे के लॉ के हिसाब से, जब एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें करंट भी फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। अब हमें करना क्या है, हम उस ईएमएफ और करंट का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो फैराडे लॉ के हिसाब से ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। और मान लो इस थोड़े से समय dt के अंदर हमारी रॉड चल करके यहां पर आ गई, क्योंकि हम इसे चला रहे हैं ना। तो ये जो रॉड है वो dx डिस्टेंस चल करके यहां पहुंच गई dt टाइम के अंदर। तो हम कुल मिलाकर देख रहे हैं कि इतना एरिया हमारा इंक्रीज हो गया है। ये वो एरिया है जो इंक्रीज हो गया है रॉड को मूव कराने की वजह से। तो हम लोग फ्लक्स में चेंज अगर की बात करें तो या तो मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की बात करते हैं, या एरिया के चेंज की बात करते हैं, या फिर दोनों के बीच की एंगल की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा, एरिया में चेंज आ रहा है और एंगल में भी चेंज नहीं आ रहा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। लेकिन थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड तो बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर बाहर है या एरिया वेक्टर अंदर है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एंगल या तो 0 आएगा या 180 आएगा। तो कुल मिला के दोनों सिचुएशन में कॉस हट जाएगा, तो हम लोग सिर्फ लिख लेंगे बी। लेकिन बी और ए में से चेंज कौन हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो हम एरिया को अलग से लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे माइनस बी डी बाई डी टी ऑफ एरिया। अब एरिया दो चीजों से मिलकर बना है, लेंथ एल और ब्रेड्थ, है ना, लेंथ एल और ब्रेड्थ। तो हम लिखेंगे एल dx, क्योंकि इतना एरिया तो बड़ा है dt टाइम में, तो इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस बी एल dx बाई dt, है ना। अब dx बाई dt क्या है, पर इतनी डिस्टेंस हम लोगों ने dt टाइम में कवर करी है, तो dx बाई dt तो वेलोसिटी हुई ना। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आया माइनस बी एल वी। ये आ गया हमारे ईएमएफ का फॉर्मूला, यानी कि इन दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाएगी।
इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई रॉड है और मैग्नीफिल इस तरीके से मैग्नीफिल है और ये रॉड मैग्नीफिल के अंदर ऐसे चलाई जाती है, ठीक है, मैग्नीफिल परपेंडिकुलर चलाई जाती है, तो इन दोनों किनारों के बीच में, इसके ऊपर और इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। यानी अगर आपने इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है तो वो गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर आपको कुछ वोल्टेज शो करेगा। तो और वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी, रॉड की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, और कितनी स्पीड से आप रॉड को चला रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। बात समझ आई? अभी तो आपको यही लग रहा होगा ना, ये तो फैराडे लॉ के हिसाब से ही कर दिया सर आपने, तो है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के तरीके से कर दिया है कि नहीं? तो अगर हम इसको देखें, अगर इस शेप को, इस यू शेप के वायर को हटा भी देना तो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। कैसे? देखो किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर हम इस यू शेप के वायर को हटा भी दें तो भी दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप होती है। कैसे वोल्टेज डेवलप होती है? अब हम मानेंगे कि हमारे पास केवल रॉड है और यू शेप का वायर नहीं है, उस यू शेप का वायर ही तो हमें हेल्प कर रहा था निकालने में कि भाई एरिया कितना ही चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ रॉड होगी तो हम एरिया चेंज कैसे निकालेंगे? तो मान लो आपके पास सिर्फ एक पतली सी रॉड है और रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग मूव कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये तो हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B और हम इसको v वेलोसिटी से चला रहे हैं, इधर चला रहे हैं। अब तो एरिया चेंज होने वाला कुछ नजर नहीं आ रहा। एक रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से चला रहे हैं तो एरिया, कौन सा एरिया इनक्लोज बढ़ रहा है घट रहा है, ये तो मुश्किल हो रहा है समझना। तो इसको दूसरे तरीके से समझेंगे तो भी हमें मालूम पड़ेगा कि भाई दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप होती है। आपके पास ये रॉड है और रॉड कैसी है? मेटल की है। मेटल की रॉड की खास बात क्या होती है? इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो रॉड के साथ भी खुद भी चलेंगे, रॉड के साथ चलेंगे। जब रॉड चलेगी तो अंदर अंदर वो भी चलेंगे, वो भी इस तरफ चल रहे होंगे। अंदर तो उनका रैंडम मोशन है, नो डाउट, हर इलेक्ट्रॉन का अंदर रॉड के अंदर रैंडम मोशन है। लेकिन जब आप ऐसे लेके जाओगे तो उस रैंडम मोशन के अलावा सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इस तरफ भी हो जाएगी। अब वही इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में चलते हुए हो गए, है ना। ये तो वही बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है आपकी तरफ, तो फोर्स किस तरफ लगेगा? तो फोर्स के लिए हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। करंट मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इधर, है ना, तो करंट जाएगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट करंट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर, तो इसको मैं मेरी तरफ रखते हुए इसको मैग्नेटिक फील्ड को बोर्ड के अंदर लेके जाऊंगा। ये लो, तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। फिर से देखो, मैं यूज कर रहा हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वो होता है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, है ना। थंब होता है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब मेरे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, लेकिन मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाई तुम्हारी तरफ, तो बोर्ड के अंदर करूंगा तो मैं इसको इस तरीके से घुमा लूंगा, तो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर हो गई ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे, तो फोर्स नीचे लगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठे होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखो दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप हो गई ना, है ना, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो रही है E, जो
इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम अपने रॉड को इधर लेके जाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस पे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक समय के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, वो इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे कि और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, समझ गए। तो एक सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। तो दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे दो एंड्स के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाती है। लेकिन मजा तो तब आता है जब इसकी वजह से कुछ करंट भी फ्लो करे, तब हमें जो करने वाली जो चीजें है ना, उसमें कुछ और हम करने लायक चीजें हो जाती हैं। तो समझने के लिए जो हम देख रहे हैं कि इसमें फ्लक्स चेंज होता हुआ रिजल्ट यूज करे बगैर हम देख रहे हैं कि ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ठीक है। फैराडे के लॉ से इंडिपेंडेंट यहाँ पर हमने कोई फ्लक्स चेंज की बात नहीं करी, हमने केवल फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करी और ये पाया कि इसकी वजह से भी हमारे दो एंड्स के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो वोल्टेज डेवलप हुई है इसको कहेंगे मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस रॉड का मोशन हमने ऐसे देखा था इस तरफ, यानी रॉड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, लेकिन अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाए, इस तरीके से मूव करे, तब इसमें कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होगी, समझ गए। ध्यान से सुनने वाली बात है बनी कि अगर रॉड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, क्योंकि मैग्नेटिक इस तरफ आ रही है ना ऐसे, तो मैं अपनी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के इस तरीके से चला रहा हूं, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे और उन पे फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो किसी भी किनारे पर वो इकट्ठे नहीं होंगे और कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होगी, समझ गए। और 90 डिग्री एंगल पर चलाओ तो होगा, बात समझ आ गई। और किसी भी एंगल पर चलाओ तो, अगर हम किसी भी एंगल पर चलाएंगे तो सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। सो देखते हैं, अगर हम किसी एंगल पर अगर रॉड को मूव कराते हैं तो ईएमएफ कितना डेवलप होता है। तो यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से बना देते हैं इसको। और अब की बार हमारी जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल के साथ चल रही है। मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हमारी रॉड, ये हमारी रॉड है, और हमारी रॉड इस तरीके से चल रही है, v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल थीटा है, ठीक है, क्लियर है। और ये है हमारे रॉड की लेंथ। अब की बार हमारी रॉड मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एंगल पे जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक वेलोसिटी ये और एक वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी v, इसे कहेंगे v cos थीटा और v sin थीटा, ठीक है। अब देखो v cos थीटा वाली जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर और रॉड के किनारों पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन इसकी वजह से देखो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स किनारे किनारे पे इकट्ठे हो जाएंगे और वोल्टेज डेवलप होगी, यानी कि ये वाली वेलोसिटी मोशनल ईएमएफ पैदा करेगी। तो हम लिखेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू, जो हमने फॉर्मूला निकाला था, बी एल और v sin थीटा, या माइनस एल बी क्रॉस v, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है
जो रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेके जाए, तभी इंड्यूस ईएमएफ उस कंपोनेंट की वजह से होगा। इस कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, और मजेदार एग्जांपल से, कि अगर हमारे पास एक एरोप्लेन, देखो एरोप्लेन जो मेटल का बना होता है, हम सब जानते हैं मेटल का बना होता है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव करता है। वो करता ही नहीं करता? जब एरोप्लेन चलेगा तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में ही होगा। जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो हम देख रहे हैं हर जगह है, वो तो चारों तरफ फैली हुई है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरोप्लेन भी चलेगा। अब एरोप्लेन चलेगा तो वो रॉड की तरह बिहेव करेगा, है ना, मेटल की रॉड की तरह बिहेव करेगा। तो क्या उसके अंदर भी ये वोल्टेज डेवलप होगी? तो देखते हैं वो डेवलप होगी या नहीं होगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन in Earth's magnetic field and induced motional EMF, और जो motional EMF प्रोड्यूस होगा वो, and induced and study of induced motional EMF। ठीक है, चलो ये है हमारा एरोप्लेन। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं आप एरोप्लेन, ये ऐसे, और ये उसके पंख हैं, है ना। और मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से ये है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा एरोप्लेन जा रहा है v वेलोसिटी के साथ। तो क्या इसके पंखों के दोनों किनारों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? क्या दोनों के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाएगी? हो जाएगी, कायदे से तो होनी चाहिए, है ना, कि रॉड है, मेटल की रॉड की तरह तो बिहेव कर रहा है ये, और दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप होगी। और दोनों पंखों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोनों पंखों के बीच में, यानी इस किनारे से लेके उस किनारे की जो लेंथ है मान लो L है। ठीक है, तो हमने देखा था कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड वजह से होता है? देखो हमारा जो एरोप्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी का कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है और कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हमें तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला हिस्सा लेना है ना, ये वाला हिस्सा लेना है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के एक कंपोनेंट तो ये है और एक कंपोनेंट ये है। हमने पढ़ा था अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड B है तो जो अर्थ के पैरेलल होती है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे वाली होती है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप, है ना, याद है ना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। याद है कि नहीं है कि भाई अगर हम अपने कंपास को ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, अगर अपने कंपास को ऐसे देखें और इसके प्लेन को नॉर्थ साउथ में रखें तो हमारी जो निडल है वो कुछ एंगल ऐसा बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, ऐसे कुछ एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना है ना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो ये वो एंगल ऑफ डिप है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो पार्ट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ के फील्ड के अलोंग है, एक वर्टिकल कंपोनेंट जो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो एरोप्लेन है वो इधर मूव कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट भी हमारे एरोप्लेन की डायरेक्शन में ही है। तो इसकी वजह से या इसकी वजह से कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि तब हमारे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जा रहे होंगे। लेकिन इसकी वजह से बीवी की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस बी एल वी, और फील्ड कौन सी? वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें बी दिया है और डेल्टा दिया है तो बीवी कैसे निकालेंगे? तो बीवी होता है बी साइन डेल्टा, देख सकते हो, बी साइन डेल्टा।
तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस बी एल वी साइन डेल्टा। तो ये होगा हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। अच्छा, ये बात तो होगी कि एरोप्लेन के दोनों पंखों के दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप होगी, लेकिन क्या ये वोल्टेज कुछ काम की है, कुछ फायदे की है? भाई कुछ ज़्यादा वोल्टेज हो तो हम कुछ यूज़ कर लें, लेकिन हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बहुत ही कम है। कितनी कम है? वो लगभग 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। इतनी थोड़ी सी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अगर एरोप्लेन की दो पंखों के बीच में डिस्टेंस मान लो 50 मीटर भी ले लें, 50 मीटर बहुत बड़ा होता है, तो काफ़ी बड़ा एरोप्लेन हो जाएगा 50 मीटर, फिर भी अगर हम 50 मीटर ले लें और वेलोसिटी, हमारे एरोप्लेन की वेलोसिटी हम अच्छी खासी ले लें, मान लो 200 मीटर पर सेकंड ले लें, तो देख रहे हो ये लगभग 1 वोल्ट बनेगा। 1 वोल्ट जितनी वोल्टेज पैदा होगी इतना सब होने के बाद। ठीक है, वो बात अलग है कि ये वोल्टेज बहुत कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वोल्टेज डेवलप होती है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स में इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बोर्ड में भी आए हैं। अब दूसरा इसका एग्जांपल लेकर हम लोग समझेंगे कि ईएमएफ तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे करंट। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। सो इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू मोशनल ईएमएफ। अगला टॉपिक है इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू मोशनल ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट ठीक है, तो हम अपना पुराने वाला एक्सपेरिमेंट लेते हैं। हमारा इस तरीके से यू शेप का वायर है और ये हमारी रॉड है। मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस है कुछ R, और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डेवलप हुई है वो है E। हम निकाल चुके हैं। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड था BLV, हमारी रॉड की लेंथ है L, V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हम चला रहे हैं, तो दोनों किनारों के बीच में इतनी वोल्टेज डेवलप होगी, इतनी, और इसकी वजह से करंट भी फ्लो करेगा। तो करंट का फॉर्मूला आएगा BLV/R। ये होगा हमारा करंट। क्या कुछ और भी कर सकते हैं? तो अब निकालते हैं भाई इस करंट की डायरेक्शन क्या है। मैंने बता दिया था कि हम रॉड को इधर चलाएंगे तो ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाता है, ये वाला एंड नेगेटिव हो जाता है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, और ये जो रॉड है बैटरी की तरह काम करेगी। ठीक है, रॉड हमारी बैटरी की तरह काम करेगी और करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा। इसको लेंज लॉ से भी निकाल सकते हैं कि करंट कैसे फ्लो करेगा। देखो, अगर हम रॉड को इधर लेके जाते हैं तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि बढ़ते हुए फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ पैदा होगा उसको अपोज करेगा, या करंट की डायरेक्शन वो होगी कि बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करेगी। तो देखो, क्योंकि फील्ड हमारी अंदर की तरफ है, तो इस तरफ कौन सा पोल हुआ? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल हुआ तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, ताकि ये भी नॉर्थ बन करके इसको अपोज कर सके। इसलिए करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? और मैंने अभी भी बताया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हम निकाल सकते हैं कि ये एंड पॉजिटिव हो जाता है, ये एंड नेगेटिव हो जाता है, और करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा। तो ये होगा हमारा सर्किट में, हमारी इस रॉड में और पूरे सर्किट के अंदर करंट। ये करंट यहाँ फ्लो करेगा बस। ठीक है, इन दोनों के बीच में वोल्टेज डेवलप हो जाएगी, लेकिन करंट ऐसे फ्लो करेगा। पास में अब एक चीज और देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें, इसके लिए बड़ी पारखी नजर चाहिए, लेकिन अगर आप उन्हें पहले पढ़ रखा है बड़े अच्छे से, तो आप तुरंत इस बात को पकड़ लोगे। क्या? कि अब हमारी रॉड में करंट फ्लो करने लग गया, हमारी रॉड में करंट फ्लो कर रहा है और रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो ये वही बात हुई, रॉड करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड को क्या फील होता है?
करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो उस पर फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना होगा देखो, है ना। हम वापस वहीं घूम करके आ गए। जब करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारी L लेंथ की रॉड है और उसमें अगर I करंट फ्लो करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स था ILB, याद है ना। तो इस रॉड पे भी फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी करंट, जो भी हमने निकाला, क्या निकाला, BLV बाई R, BLV बाई R और लेंथ और फिर से B, तो फोर्स हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। ये रॉड पे फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि करंट हमारा जा रहा है इधर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो, फोर्स इस तरफ होगा FBI, B हमारा बोर्ड के अंदर, करंट है ऊपर, तो फोर्स हुआ इस तरफ। तो ये जो फोर्स होगा ये हमारे वायर पे फोर्स लगेगा। और अगर हमें रॉड को लगातार इतनी स्पीड से चलाए रखना है तो हमें भी इतना ही फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो हमें भी इतना बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा इस रॉड को चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करंट फ्लो करेगा तो आगे सोचें, अगर करंट फ्लो करेगा तो वायर में हीटिंग होगी, रेजिस्टेंस के अंदर हीटिंग होगी, है ना। हीट भी निकाल सकते हैं और पावर भी निकाल सकते हैं। तो पहले पावर निकालते हैं। पावर डेवलप्ड, ठीक है, पहले हम निकालेंगे पावर डेवलप। कितनी पावर डेवलप होगी, देखो करंट प्रोड्यूस हो गया, रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है, वोल्टेज भी है, तो पावर डेवलप होगी। तो पावर डेवलप का फॉर्मूला अब हम उसको मैकेनिक्स से निकाल सकते हैं। फोर्स हम निकाल चुके, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स ये, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम चला रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। इतनी पावर डेवलप होगी इस रेजिस्टेंस में, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। हमने EMF निकाला, इसी को हम लोग मोशनल EMF कहते हैं। हम लोगों ने करंट निकाला, ठीक है, और फिर हम लोगों ने निकाला उस करंट अगर फ्लो करने लगे हमारे वायर में तो हमारे वायर पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला। फिर हम लोगों ने पावर डेवलप भी निकाल ली, तो इतनी पावर हमारे सर्किट के अंदर डेवलप होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये सारी बातें बहुत इजी लग रही होंगी मोशनल EMF वाली, ओके। चलो अब एक और चीज करते हैं हम लोग। हम देखेंगे कि अगर आप रॉड को छोड़ देते हो, एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि किसी रॉड को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे इस तरीके से। ये हमारी रॉड है और रॉड को आपने छोड़ दिया, ऐसे गिरने के लिए छोड़ दिया, गिरने के लिए। लेकिन रॉड है मेटल की, तो हम लोग सब जानते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अब ये आम रॉड नहीं है, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, ठीक है। ये रॉड कैसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है। और अब अगर ये रॉड ऐसे चल रही है, ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल वाली मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो किसी तरीके से ऐसे हो सकती है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी डायरेक्शन में होगी ऐसे, लेकिन उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमारी रॉड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फील्ड को काटते हुए जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग जाएगी। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटेगी तो इसके दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप होगी, है कि नहीं। और अगर हमें कुछ सर्किट बना रखा है तो करंट भी प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा तो फोर्स भी लगेगा। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो इस रॉड को हम लोगों ने किसी इस तरीके से अरेंजमेंट में रखा हुआ है, ऐसे, और गिरने के लिए हमने इसे छोड़ रखा है और फ्रीली ये गिर रही है, हमारी रॉड फ्रीली
गिर रही है ऐसे, ये इसके अंदर है तो दिखाई नहीं दे रहा, और इन दोनों के बीच में हमारी रॉड ऐसे नीचे गिरती जा रही है, लगातार गिरती जा रही है, और इनके साथ फ्रिक्शन नहीं है, मतलब बहुत मामूली सा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, मतलब इसके साथ चिपक के तो चल रही है लेकिन ये इसको रोक नहीं रहे, और यहाँ पर लगा है एक रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में लगा है एक रेजिस्टेंस वायर ऐसे, बस मिटा देते हैं तो और बढ़िया सा फिगर बन जाएगा। फिर ये इस तरीके से ऐसे ऐसे एक रेजिस्टेंस वायर दोनों के बीच में लगा हुआ है, तो हमारी रॉड के गिरने की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, इसकी वैसे तो स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर करंट पैदा होगा और करंट की वजह से फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। अगर वो फोर्स ग्रेविटी mg के इक्वल हो जाएगा तो हमारी रॉड की स्पीड बढ़ेगी नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात, सिंपल सी बात। देखने में तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल सी बात क्या कि रॉड गिरेगी दोनों किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप होगी, वोल्टेज डेवलप होने के बीच में रेजिस्टेंस लगा दी तो करंट भी प्रोड्यूस करेगा, और करंट भी प्रोड्यूस करेगा तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स भी लगेगा, और वो फोर्स अगर ग्रेविटी के अपोजिट है, अगर वो फोर्स ग्रेविटी के अपोजिट है तो हमारी रॉड की स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी, हमारी रॉड यूनिफॉर्म स्पीड से गिरेगी। ये इंपॉर्टेंट बात कि हम कहने के क्या चले थे कि हमने रॉड को ड्रॉप कर दिया, रॉड की स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना, और हमने टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे तरीके से हमारी रॉड यूनिफॉर्म स्पीड पा लेगी। किस वजह से कि इसमें करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करने की वजह से फोर्स लगेगा, वो फोर्स ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर लेगा, तो हमारी रॉड यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी। तो हम लिखेंगे अगर Fm mg के बराबर हो जाए, वेट के बराबर हो जाए, फोर्स अभी हमने फोर्स निकालना d² L² V/r, ये हमारा r है, इज इक्वल टू mg, तो हमारी रॉड इस स्पीड से चलेगी mg/r अपॉन v² L², इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना शुरू करेगी। हमारी रॉड की वेलोसिटी कुछ समय के बाद यूनिफॉर्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखो एक बार। हमारी रॉड फ्रीली फॉल कर रही है, वैसे स्पीड बढ़ती जानी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी क्योंकि एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा जो वेट को बैलेंस करेगा, और वो जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ बढ़ता जाएगा। खास बात कि ये जो फोर्स है वो हमारी स्पीड के साथ बढ़ता जाता है, रॉड की स्पीड के साथ बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। इस टर्मिनल वेलोसिटी के साथ हमारी रॉड चलने लगेगी। बात समझ में आ गई? बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे देखा जाए तो ये जो टॉपिक मैंने बताया ये कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल टॉपिक्स में से आता है, आम तौर पर इसको क्लास में नहीं बताया जाता, लेकिन क्योंकि हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब एक और चीज लेते हैं, मोशन ईएमएफ का एक और एग्जांपल। आप साइकिल चलाते हो, आपके जो टायर्स हैं उनकी जो ताड़ियाँ होती है ना, ताड़ियाँ, स्पोक्स जिसे कहते हैं स्पोक्स, वो मेटल की होती हैं। वो मेटल की रॉड लगातार घूमती रहती हैं ऐसे 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 ऐसे, तो क्या उनके किनारों के बीच में वोल्टेज डेवलप होगी? मजा आएगा निकालते समय? तो हम देखते हैं कि होगी, लेकिन बात यह है कि वो कुछ काम की नहीं होगी क्योंकि बहुत कम होती है। तो कितनी होती है हम जरूर निकाल सकते हैं। चलो करते हैं। अगला टॉपिक है, पहले हम एक रॉड का निकाल लेंगे, फिर हम एन रॉड का निकाल लेंगे कि हमारे जो टायर होता है ना साइकिल का, साइकिल के टायर में ये है हमारा सेंटर और ये है स्पोक्स, ये स्पोक्स हैं, है ना, ये स्पोक्स हैं। हम एक स्पोक की बात करते हैं, एक ताड़ी की बात करते हैं, और मान लो इस तरफ है अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये है अर्थ की हॉरिजॉन्टल, क्रॉस लगा देते हैं, चलो क्रॉस लगा देते हैं ताकि साफ साफ नजर आ जाए। ये है अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड VH,
ये हमारी रॉड है L, ये आपकी साइकिल की स्पोक है, ठीक है। जिसमें इन दोनों किनारों के बीच में, इस किनारे और इस किनारे के बीच में कितनी वोल्टेज पैदा होगी, तो निकालते हैं। अब रॉड देखो, रॉड घूमेगी, एक चक्कर में पूरा एरिया कवर कर लेगी, एक राउंड में पूरा एरिया, उतना ही फ्लक्स चेंज होगा। तो हम जानते हैं ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ले लें तो सिर्फ डी फाई बाई डी टी, और फ्लक्स होता है डी बाई डी टी ऑफ, हम लिखेंगे फ्लक्स को बी इंटू ए। हमारी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, हमारा एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक चक्कर में टाइम लगता है टी, टाइम लगेगा टी, और एरिया में कितना चेंज होगा, पूरा एरिया, यानी पाई, रॉड की लेंथ है एल, पाई एल स्क्वायर, तो हमारा ईएमएफ बनेगा बी पाई एल स्क्वायर बाई टी। लेकिन अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहो तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, तो 2 पाई बाई टी हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई बाई टी, तो मिलेगा 1/2 बी एल स्क्वायर 2 पाई बाई टी। लेकिन 2 पाई बाई टी क्या होता है, ओमेगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये आ जाएगा हमारे साइकिल की स्पोक के इस किनारे और इस किनारे के बीच की वोल्टेज। बात समझ में आ गई, बहुत इजी। सेम मोशनल ईएमएफ का ये एक और फ्लेवर है ये, तो हम लिखेंगे EMF induced in a rod rotating in uniform magnetic field, ठीक है। induced EMF in a uniform magnetic field वाला टॉपिक फिर से देखो, एक चक्कर में कितना फ्लक्स बदला, पूरा एरिया के बराबर हुआ, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, एरिया में चेंज आया। एरिया कितना, पाई एल स्क्वायर, पूरा हमारी इस व्हील का एरिया पाई एल स्क्वायर, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो हमने इसको बी पाई एल स्क्वायर बाई टी, लेकिन इसको ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और हमें मिला हाफ बी एल स्क्वायर 2 पाई बाई टी, लेकिन 2 पाई बाई टी तो ओमेगा होता है, तो हमें मिला बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी साइकिल के स्पोक्स के बीच में, ठीक है। अगर हमारी ऐसी बहुत सारी रॉड हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज इतनी रहेगी, क्योंकि ये सारी पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। इनका सबका एक किनारा एक तरफ है और दूसरा किनारा यहाँ पर मेटल के टायर के मतलब व्हील के ऊपर है, ठीक है। तो ये इन सब पे वोल्टेज सबकी सेम रहेगी, तब भी वोल्टेज इतनी ही आएगी, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया मोशनल ईएमएफ, और इसके बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट केसेस स्टडी किए, इंटरेस्टिंग केसेस स्टडी किए, और ईएमएफ के साथ साथ हम लोगों ने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी इससे जोड़ा, पावर डेवलप भी हमने इसके अंदर निकाला, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं फिर कल, ओके बाय।